हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। अलग अलग केसेस में हम पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। पहले आपको बताता हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ है क्या। तो ग्राफ तो आप समझते ही हो। ग्राफ में हम जैसे मान लिया ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया, तो इनके बीच में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंगली हम ग्राफ बनाते हैं, सबको पता है। अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज़ लेते हैं टाइम की और वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज़ लेते हैं पोजीशन की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो पोजीशन और टाइम के बीच में हम क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक। और ये अलग अलग केसेस में हमारे पास अलग अलग आता है। जैसे कि हम कौन कौन से केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में बच्चों। पहला केस हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह रुका हुआ है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा भाई। फिर हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तब उसका ग्राफ कैसा आता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। और फिर हम तीसरा डिस्कस करेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरह से बच्चों तीन तरह के ग्राफ बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। और बहुत ही आसान से ये ग्राफ होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो बने रहे मेरे साथ। तो सबसे पहले सबसे इजी ग्राफ हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहला केस हमारे पास बच्चों आता है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना। पहले केस में हमें किसकी डिस्कशन करनी है बच्चों, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की। तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, जो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, जो रेस्ट में हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं हमने माना कि सपोज ये एक रोड है और इस रोड पे ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां से हम किसी चीज की पोजीशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। किसी टाइम पे कोई पर्सन यहां पे है, सपोज ये आप हो और आप यहां पे खड़े हो, ये आपकी पोजीशन है इस टाइम पे पॉइंट ए पे, ये पॉइंट है ओ, ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सपोज आप कितनी दूर हो यहां इस टाइम पे इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, एक्स नोट डिस्टेंस पे हो, कितने डिस्टेंस पे हो, एक्स नोट। तो आप अगर रेस्ट में हो, कैसे हो आप, रेस्ट में, आप चल नहीं रहे, आप रुके हुए हो, ठीक है। आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो। तो अगर आप रुके रहो तो क्या आपकी पोजीशन चेंज होने वाली है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से? नहीं होगी, वो पोजीशन एक्स नोट ही रहेगी, टाइम कितना भी होता रहे। मैं अपने पास यहाँ एक घड़ी रख लेता हूँ, घड़ी की सुइयाँ टिक टिक करती रहेंगी, टाइम होता रहेगा, लेकिन टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि आप कैसा ऑब्जेक्ट हो, यहाँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, आप रेस्ट में हो। तो जितना भी टाइम हो जाए आपकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है आपका वो कैसा आएगा, मान लिया सपोज एक्स नोट जो है वो 5 मीटर है, कितना है एक्स नोट, 5 मीटर, आप 5 मीटर दूर खड़े हो। तो 1 सेकंड, तो अगर मैं इंडेक्स बनाता हूं, यहां पोजीशन ले ली मैंने, यहां पे टाइम में ले रहा हूं सेकंड्स में और पोजीशन में ले रहा हूं मीटर में। तो जब टाइम 1 सेकंड था तब भी आपकी पोजीशन 5 मीटर, 2 सेकंड था तब भी पोजीशन 5 मीटर, 3 सेकंड हुआ तब भी पोजीशन 5 मीटर, 4 सेकंड हुआ तब भी पोजीशन 5 मीटर। तो यानी कि बच्चों आपकी तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, फिर देखो कैसा आएगा ग्राफ। तो यहाँ पे ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया और ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं लूँगा अपना टाइम और वाई एक्सिस पे मैं क्या लेने वाला हूँ, पोजीशन, ठीक है। ये 0 यहाँ पे पोजीशन 0, यहाँ पे मान लिया ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। और यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड,
4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, इस तरह से यहाँ टाइम। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो जब टाइम 1 सेकेंड है तब भी पोजीशन 5 मीटर है, तो टाइम 1 सेकेंड है तब भी पोजीशन कितनी है बच्चों, 5 मीटर। 2 सेकेंड पे भी पोजीशन 5 मीटर, 3 सेकेंड पे भी पोजीशन ऑब्जेक्ट की 5 मीटर, 4 सेकेंड पे भी 5 मीटर। तो इसका मतलब अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो ग्राफ कैसा आने वाला है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है। कैसा आएगा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आता है कि एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे पोजीशन, तो पोजीशन टाइम ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चे, और क्या होगा, ये पैरेलल होगा किसके, टाइम एक्सिस के। तो ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद एक और ग्राफ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केस, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो सेकंड अब हमारे पास ग्राफ आ जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे बेटा, कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ जो है बना सकते हैं। तो इसके लिए तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, और या आप सीधी भाषा में ये कह सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जिसमें जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट रहेगी, या कह लो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है भाई, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ कैसा आएगा, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चे, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और किसी टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट यहां पे था पॉइंट ए पे, और ये भाग रहा है, ये भाग रहा है इस तरफ, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। मान लिया इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे भाग रहा है। इनिशियली कितनी दूर है यहाँ से, एक्स नोट डिस्टेंस, और हमने माना ये जो एक्स नोट है, सपोज इसकी वैल्यू एक्स नोट की कितनी है, मान लिया 2 मीटर। तो अब अगर मैं इसका इंडेक्स बनाऊं तो कैसा आएगा भाई, यहाँ पे पोजीशन होगी, यहाँ टाइम। तो जब टाइम 0 सेकेंड था, जब मतलब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया इस मोशन को, ठीक है, तब इसकी पोजीशन कितनी है, 2 मीटर। अब क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कितनी कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, 5, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 1 सेकंड बाद ये कहाँ होगा, 5 की स्पीड पे जा रहा है ना, तो 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर दूर जाएगा। तो अगले 1 सेकंड बाद ये कहाँ पहुंच चुका होगा, पॉइंट बी पे, जो इससे कितना आगे होगा, 5 मीटर आगे होगा। तो अब इसकी पोजीशन कितनी होगी, 5 + 2 7, यानी कि जब टाइम 1 सेकंड होगा तो इसकी पोजीशन 7 मीटर हो चुकी होगी। ऐसे ही जब टाइम 2 सेकंड होगा तो इसकी पोजीशन 12 हो चुकी होगी, 5 और 3 सेकंड बाद इसकी पोजीशन हो चुकी होगी 17। तो हर मतलब सेकंड में, हर सेकंड बाद ये 5-5 मीटर आगे जा रहा है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ देखो कैसा आएगा। तो ये मेरा एक्स एक्सिस यहाँ पे हमने ले लिया समय, यहाँ पे हमने ले ली पोजीशन। पोजीशन की वैल्यूज मैं लिख देता हूँ, मान लिया ये 0, यहाँ पे ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, 16, 18, इस तरह से मैंने वैल्यूज लिख ली। ऐसे यहाँ मैंने टाइम ले लिया 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड,
3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। तो देखो जब टाइम 0 है तो इसकी पोजीशन 2 मीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा। जब टाइम 1 सेकंड है तो इसकी पोजीशन हो चुकी है 7, तो वो पॉइंट यहाँ को आ जाएगा। जब टाइम आपका 2 सेकंड होता है तो इसकी पोजीशन हो जाती है 12, तो वो पॉइंट आपका यहाँ को आ जाएगा। तो अगर इन पॉइंट्स को आप मिलाते हो तो ग्राफ कैसा आ रहा है, देखो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है विच इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। यानी कि अगर कभी भी आप पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए ड्रॉ करते हो पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन के लिए ड्रॉ करते हो बेटा, तो कैसा आता है ये जो ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा जो ग्राफ आता है बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा, और ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड होगी, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। अब ये जो ग्राफ है ये कब आएगा, ये मतलब ओरिजिन से कब मिलेगी, अगर जब टाइम 0 हो तो पोजीशन भी अगर 0 हो, ये तब आएगा। लेकिन अगर 0 टाइम होने पे भी उसकी पोजीशन 0 ना हो तो ये ग्राफ फिर कैसा आता है, देखो जैसे मान लिया अभी टाइम 0 है लेकिन उसकी पोजीशन कुछ है, x0 पोजीशन से उसने चलना शुरू किया, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यानी कि इसकी इनिशियल पोजीशन x0 है, उसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन भी क्या है, देखो टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे। तो आया समझ में। तो यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, इट इज आल्सो ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ठीक है, टाइम एक्सिस के क्या होगी, ये इंक्लाइंड होगी, एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगी। तो यह है यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। अब इस ग्राफ से हमें फायदा क्या होता है, व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस ग्राफ, व्हाट फायदा क्या है भाई इसका, व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ से बच्चों हमें फायदा क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा इस ग्राफ से हमें, इस ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हम इस ग्राफ का क्या निकाल लेते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वो हमें क्या देता है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या कह लो जो वेलोसिटी है वो। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि हमें कैसे स्लोप निकालने से वेलोसिटी मिलती है। तो चलिए इसका प्रूफ आपको बता देता हूं किस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए आप एक ग्राफ लेके चलोगे, सपोज ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने पोजीशन ले ली, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया समय, टाइम, और जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी यहाँ पे ये x0, ये पॉइंट हमें मिल गया A, और ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ आ रहा है। अब मुझे निकालना है इसका स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, इस पे ये ले लिया एक पॉइंट यहाँ पे P, और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया इस पे Q। अब P पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स देख लो, टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, मान लिया इसके कोरस्पॉन्डिंग T1, और पोजीशन कितनी आ रही है पॉइंट P के कोरस्पॉन्डिंग, मान लिया x1। ऐसे ही Q के कोरस्पॉन्डिंग सपोज जो टाइम है बच्चों वो आ रहा है T2, और Q के ही कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है सपोज वो आ रही है बच्चों x2। ठीक है, अब अगर मैं ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा आगे एक्सट्रापोलेट करता हूँ तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाते हैं 90 डिग्री, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ R। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल PQR जो आपको नजर आ रही है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसी ट्रायंगल है वो, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं स्लोप की। अब स्लोप क्या है, यहाँ जो एंगल बनेगा ये थीटा, इस एंगल का टेंजेंट निकाल लो। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, वो एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस यानी कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं अगर आपको याद हो, और इस वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट निकाल लो, आपको क्या मिल जाता है,
स्लोप। तो यहाँ स्लोप किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के। अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम सबने पढ़ा है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो क्यू आर आपका परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, और बेस है आपका पी आर, तो क्यू आर अपॉन पी आर। अब क्यू आर की वैल्यू देख लो कितनी आएगी, क्यू आर की वैल्यू कैसे निकले, देखो क्यू पॉइंट के कोरस्पोंडिंग क्या पोजीशन है x2, आर के कोरस्पोंडिंग क्या पोजीशन है x1, तो क्यू आर आ गया x2 माइनस x1 अपॉन क्या है पी आर। अब पी आर कैसे निकलेगा बच्चों, अब आर के कोरस्पोंडिंग वैल्यू टाइम है, टाइम की वैल्यू कितनी है t2 देखो, और p के कोरस्पोंडिंग टाइम की वैल्यू है t1, तो ये बनेगा t2 माइनस t1। अब आप ध्यान से अगर देखो तो x2 माइनस x1 क्या दिखा रहा है कि t1 से लेके t2 टाइम के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑब्जेक्ट की, है ना। अगर मैं x2 में से x1 माइनस करूं तो ये मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, और ये मेरा t2 माइनस t1 मेरा क्या दिखा रहा है, टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूं बेटा, तो वो मुझे क्या देती है, वेलोसिटी देती है। तो कभी भी अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो, एग्जाम में आपको ग्राफ दिया हो पोजीशन टाइम ग्राफ, तो बहुत ही आसान है, आप उस पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या निकाल लेना बेटा, स्लोप निकाल लेना, आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये तो हुआ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन या कह लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है बेटा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट इज चेंजिंग। तो इस केस में जो ग्राफ है ना बेटा, वो कर्व्ड आता है, आपको ध्यान रखना है। इस केस में ग्राफ कैसा आता है, कर्व्ड। क्लियर है, समझ गए। तो ग्राफ कैसा आएगा, कर्व्ड लाइन आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे आपने टाइम ले लिया, यहाँ पे पोजीशन ले ली, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, कर्व्ड। ये ध्यान रखना है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आता है, कर्व्ड। अब कर्व्ड भी दो तरह से हो सकता है। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है कर्व्ड ग्राफ, ये कब है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और स्पीड बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला केस है। कौन सा केस है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला केस। या आप कह सकते हो कि यहाँ वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन वो कैसे चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरी तरफ एक और कर्व्ड ग्राफ आता है सेम सिचुएशन के लिए, वो आपका कुछ ऐसे आता है, ध्यान रखना है आपको। ये वाला ग्राफ आप देख सकते हो, दोनों में डिफरेंस है ना, कर्व, दोनों की कर्व में डिफरेंस है ना, कर्व में डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। ये जो कर्व है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए होती है बच्चों। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन आता है मुझे कैसे पता लगा भाई कहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज। अभी मैंने आपको बताया था, देखो कि जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो आपको वेलोसिटी के बारे में बताता है। अब आप इन दोनों ग्राफ्स को ध्यान से देखो, स्लोप निकाल के देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये कर्व्ड ग्राफ है तो यहाँ थ्रू आउट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे आप कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ले लो, आप एक पॉइंट ये ले लो ए, एक यहाँ पे ये ले लो पॉइंट बी, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो सी। ऐसे यहाँ भी आप ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो ये पी, एक पॉइंट यहाँ ले लो क्यू, और एक पॉइंट यहाँ ले लो आर। अब इन तीनों पॉइंट्स पे हम वेलोसिटी निकालेंगे, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। पहले मैं इस ग्राफ की चर्चा करता हूँ। अब आपको पता है जो वेलोसिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्लोप को।
अब किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, वहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। अब इस पॉइंट का स्लोप क्या है, अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये इस पॉइंट का स्लोप, यहां ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और इसका स्लोप ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप इन तीनों टेंजेंट्स को कंपेयर करो तो कहां ज्यादा एंगल बन रहा है, कौन सा टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ ज्यादा एंगल बना रहा है, बताओ। ए का ज्यादा एंगल बना रहा है, बी का या सी का? ऑब्वियस सी बात है, सी के केस में एंगल सबसे ज्यादा बन रहा है। मान लीजिए θ3 है, ये θ2 है, ये θ1 है, तो यहाँ क्लियर है कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो एंगल बढ़ रहा है ऊपर जाते हुए, टेंजेंट का एंगल बढ़ने का मतलब है स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप इंक्रीजिंग है। इस केस में स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है और स्लोप ही वेलोसिटी बताता है तो वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग है ना, समझ गए। अब दूसरी तरफ आओ, अब यहाँ पी पॉइंट पे स्लोप के लिए आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्यू पॉइंट के लिए ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और आर के लिए ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब इन तीनों केसेस में देखो एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है। देखो यहाँ पे एंगल ज्यादा है θ1, एंगल कम हो गया θ2, एंगल और कम हो गया, तो यहाँ θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। तो यहाँ एंगल डिक्रीज हो रहा है, यानी कि स्लोप डिक्रीजिंग है। यहाँ पे स्लोप क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग। और अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। तो इस तरह से इन दोनों ग्राफ से हमें अंदाजा लग जाता है कि कब वेलोसिटी बढ़ रही है, कब वेलोसिटी घट रही है। ठीक है जी, क्लियर है। अब डिस्कशन करते हैं कि कुछ ऐसे ग्राफ्स जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकते। ठीक है, अब आपके सामने मैं कुछ ऐसे ग्राफ्स रखूंगा विच आर नॉट पॉसिबल, ग्राफ्स विच आर नेवर पॉसिबल। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है, जैसे कि अभी मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, उसको देखना ध्यान से। अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए कि भाई एक ऐसा ग्राफ है, देखो आपके पास आ गया कि ये टाइम है और यहाँ पे ये डिस्टेंस है और आपको ग्राफ दे दिया जाता है ये, और आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, तो आपका आंसर आएगा नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एक फिक्स टाइम पे ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, देखो है ना, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है फिक्स टाइम पे। अगर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब तो यहाँ पे स्पीड क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, इनफाइनाइट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए स्पीड, तभी एक बिना टाइम चेंज हुए डिस्टेंस बढ़ रही है ऑब्जेक्ट की। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट स्पीड हो नहीं सकती, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ही एक ग्राफ और दिखाता हूं आपको, यहां ये आपकी डिस्टेंस है, मान लिया एक तरफ टाइम है। अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे दे कर्व, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम लो, उस पर्टिकुलर टाइम पे एक ही टाइम में दो दो डिस्टेंसेज आ रही हैं। देखो इस टाइम t के लिए एक डिस्टेंस यहां आ रही है और एक डिस्टेंस यहां आ रही है, तो एक ही टाइम के लिए दो दो कोऑर्डिनेट थोड़ी होंगे डिस्टेंस के, तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो बच्चों इस तरह के ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ और ग्राफ्स की चर्चा करते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट वाले कुछ ग्राफ्स आपको बताता हूं, जैसे कि ये रहा एक ग्राफ। इस ग्राफ का मतलब समझा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं बना रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज को ध्यान रखना है इस ग्राफ को समझते हुए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं सामने आपके बनाने लग रहा हूं। तो इस ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखना कि मान लिया ये हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया हमने और वाई एक्सिस पे हमने ली है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है हमने, डिस्प्लेसमेंट ली है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो टाइम के साथ इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट घट रही है। ये ऐसा ग्राफ अगर आपके पास आ जाए तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, पहला क्वेश्चन तो ये है। सोचो ये ग्राफ क्या बोल रहा है कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट घट रही है ना। तो ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट घटे, तो आंसर आता है यस इट इज पॉसिबल।
क्यों है पॉसिबल? क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है ना ऑब्जेक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो किसी ऑब्जेक्ट की, और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जाने की बजाय राइट साइड लेफ्ट साइड आने लग जाए, तो जैसे जैसे इधर आएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती जाएगी? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी, है ना। तो ये पॉसिबल है ना ग्राफ, है ना पॉसिबल? तो यस दिस इज पॉसिबल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है कि एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट की बजाय अगर मैं क्या ले लूं? डिस्टेंस ले लूं, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? तो इसका आंसर आता है नो, नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है तब तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर डिस्टेंस हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होगी। क्योंकि देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे गया फिर ऐसे वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ रही है भले ही इसकी डिस्प्लेसमेंट घट रही हो, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। समझ गए? तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। क्लियर है? अब एक इंटरेस्टिंग बात और ग्राफ से ही रिलेटेड, ये टाइम, इधर ये डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव एक्सिस। अब हुआ क्या, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ए बी और फिर यहां पे ये सी, इज दिस पॉसिबल? बताइए। आंसर आता है यस दिस इज आल्सो पॉसिबल। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? देखो कि पहले तो डिस्प्लेसमेंट, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रही है, और इस पॉइंट पे आगे डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे आ जाता है। फिर उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी शुरू हो जाती है, मतलब टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट है बच्चे, ठीक है, और यहां हो आप, ये आप हो और आप इस तरफ आ रहे हो। तो जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है आपकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है, और जब यहां आ जाते हो तो यानी कि आप पॉइंट बी पे आ गए हो, यहां पे जब आ गए तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितनी हो गई? 0। लेकिन जब आप इधर जाने लग जाते हो, रुकते नहीं हो, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने लग जाती है, नेगेटिव साइड बढ़ने लग जाती है। देखो नीचे की तरफ बढ़ने लग गई, इस तरफ ग्राफ चला जाता है। तो ये जो ग्राफ है बी सी, ये नेगेटिव एक्सेल, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्राफ ए बी आपका डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियर है? ये चीज समझ में आई भाई? ठीक है, क्लियर है। इसके और भी कई एग्जांपल्स आप मान सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये घर है, इस घर में इस यहां से आपने इस पॉइंट पे खड़े होकर एक बॉल फेंकी ऊपर, तो देखो पहले तो बॉल की डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है ओरिजिन से, जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, बढ़ रही है। फिर उसके बाद बॉल नीचे गिरने लग जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, और उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में बढ़ने लग गई डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा। तो इस तरह से आपकी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप देख सकते हो जिसमें आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो इस तरह से मैंने सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी ज़रूर करना, और ज़्यादा अच्छी लगी है तो भाई कमेंट ज़रूर करो और मुझे बताओ, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मिलता है मोटिवेशन। ठीक है, तो ये काम ज़रूर करें जाने से पहले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ को कवर करेंगे। धन्यवाद।